हेलो गाइस, मैं हूं आपकी एजुकेटर माया खिची और मैं लेके आई हूं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर सेल बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। सेल साइकिल हम पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेल डिवीजन कोशिका विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेल डिवीजन मेनली दो प्रकार का होता है, एक तो होता है मियोसिस और एक होता है माइटोटिक। मियोसिस जो होता है उसमें अगेन दो टाइप का होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। आज हम माइटोटिक डिवीजन माइटोसिस को पढ़ने जा रहे हैं। समसूत्री विभाजन माइटोटिक डिवीजन या इसको माइटोसिस कहते हैं। समसूत्री विभाजन में होता क्या है? तो यहाँ पर अगर एक कोशिका है, इसके अंदर विभाजन होता है तो सबसे पहले इसमें क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस के अंदर 4 स्टेप्स रहते हैं जो मैंने आपको याद करवाए थे एक ट्रिक से, पीमेट। पी से है प्रोफेज, फिर आते हैं मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। जब टेलोफेज होती है तब क्या होता है, एक ही कोशिका के अंदर दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है। तो एक केंद्रक से उसके कितने, दो संतति केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। उसके बाद जैसे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होती है उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है कि ये जो साइटोप्लाज्म है उसका विभाजन हो जाता है। इससे जो इस कोशिका के दो पार्ट बन जाते हैं। धीरे धीरे साइटोप्लाज्म के डिवीजन से क्या होता है, दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और दोनों ही केंद्रक अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म जो होता है वो आधा हो जाता है। इस तरह से एक कोशिका से आगे दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। चलिए नोट्स में देखते हैं। समसूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीजन या एम प्रावस्था, ऐसे एम प्रावस्था भी कह सकते हैं। समसूत्री विभाजन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। समसूत्री विभाजन की खोज कौन से साइंटिस्ट ने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, और एक और साइंटिस्ट आते हैं सीचलर और वाइटमैन। ये जो होते हैं ये बताते हैं कि समसूत्री विभाजन जो है, माइटोटिक डिवीजन जो है, उसके अंदर पहले क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है और बाद में क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी। स्लीचर एंड वाइटमैन के अनुसार समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया पहले केंद्रीय विभाजन कैरियोकाइनेसिस तथा बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस होता है। अब जो विभाजन के लिए जो सेल्स तैयार होती हैं वो क्यों तैयार होती हैं, तो उसका भी कारण है कि अगर उनका जो KI होगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है उसका मान, अगर उसकी जो वैल्यू होगी वो गड़बड़ा जाए या वो इंक्रीज हो जाए या फिर वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तब क्या होती है, कोशिका जो होती है वो विभाजन करती है। दूसरा कारण क्या होता है कि अगर ये अपने पास एक सेल है, अगर इसके अंदर न्यूक्लियस है, अगर धीरे धीरे इस सेल का आकार बढ़ता जाए तो ये जो न्यूक्लियस होता है वो छोटा होता जाएगा। छोटा न्यूक्लियस होगा तो अपनी बढ़ी हुई कोशिकाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो कोशिका का क्या होता है, माइंड होता है। एक सेल का माइंड क्या होता है, कंट्रोलिंग यूनिट कौन सी होती है, उसका न्यूक्लियस होता है, उसका केंद्र होता है। तो अगर कोशिका का आकार बड़ा हो जाएगा तो जो छोटा सा न्यूक्लियस होगा वो कोशिका पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा, इसलिए कोशिका जो होती है वो डिवाइड हो जाती है। फिर दूसरी चीज और अपन देखें, जैसे कि KI वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी भी सेल की जो KI वैल्यू होती है वो कैसे निकाली जाती है। तो KI वैल्यू निकालने के लिए हमें कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, VN बटा VC माइनस VN करना पड़ता है। जितना भी हमारे केंद्र का आयतन है उसको, ये जो न्यूक्लियस का आयतन है वो उसके बट्टे में क्या करना है, हमें कोशिका द्रव्य का जितना भी आयतन है उसमें से क्या निकाल दो, न्यूक्लियस का आयतन निकाल दो।
और उसका भाग दे दो और फिर दिखा लो कि के वैल्यू कितनी आती है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी आती है। माना कि जो के आई इंडेक्स है उसकी वैल्यू ज्यादा आ जाए, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा आ जाए, या फिर के आई इंडेक्स की वैल्यू कम आती है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, जो सेल होती है वो क्या होती है, विभाजित होती है। दोनों ही कंडीशन में क्या होती है, कोशिका जो होती है विभाजित होती है। चलिए थोड़ी सी आगे नोट्स में देखते हैं। केंद्रक कैरियोप्लाज्मिक सूचकांक, केंद्रक कैरियोप्लाज्मिक सूचकांक, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के आई द्रव्य एवं कोशिकाओं के अनुपात को कैरियोप्लाज्मिक सूचकांक कहते हैं। कोशिका द्रव्य हो या केंद्रक द्रव्य हो, उस केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के जो अनुपात होते हैं उस अनुपात को ही क्या बोलते हैं, कैरियोप्लाज्मिक सूचकांक, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के आई कहते हैं। के आई से मतलब है कैरियोप्लाज्मिक सूचकांक, इसको निकालने का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, के आई इज इक्वल टू वी एन बटा वी सी माइनस वी एन। और वी एन क्या होता है, केंद्रक द्रव्य का आयतन, एन से न्यूक्लियस को करते हैं इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियस, और वी सी, सी से साइटोप्लाज्म लिखते हैं इसलिए यहाँ पर वी सी लिखा हुआ है। वी सी का मतलब है कोशिका द्रव्य का आयतन। जब कोशिका का कैरियोप्लाज्मिक सूचकांक के आई कम हो जाता है तो कोशिका समसूत्री विभाजन करती है। जब भी किसी भी सेल्स का के आई डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, वैल्यू कम आए, तो क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। और इसमें कितने समय लगता है, तो 10% तक का समय लग सकता है, 5 से 10% का। अब पढ़ते हैं समसूत्री विभाजन, तो उसका न्यूक्लियर डिवीजन और कैरियोकाइनेसिस कैसे होता है, क्योंकि दोनों प्रोसेस होगी, एक तो होगा कैरियोकाइनेसिस और दूसरी प्रोसेस कौन सी होगी, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की 4 अवस्था है, कौन कौन सी है, पीमेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो अब हम एक एक को पढ़ लेते हैं। केंद्रक विभाजन, न्यूक्लियर डिवीजन और कैरियोकाइनेसिस। पूर्वावस्था प्रोफेज, यह केंद्रीय विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है, प्रोफेज के अंदर लगता है। और सेल साइकिल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है, इंटरफेज के अंदर लगता है, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। हमने पहले देखा था इंटरफेज के बारे में। अगर प्लांट सेल है तो वहां पर सेल वॉल पाई जाती है, और अगर एनिमल सेल है तो वहां पर सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, जिसके हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो देखने को मिलेगी। फिर कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, केंद्रक देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक क्रोमेटिन का नेटवर्क देखने को मिलेगा, बिल्कुल इस तरह से, ये देखो क्रोमेटिन का नेटवर्क देखने को मिल रहा है, और एक साइड में न्यूक्लियस देखने को मिलेगी। तो इंटरफेस की बात करें तो केंद्रक किस कंडीशन में होता है, कौन से पोजीशन में होता है, वो हम देखते हैं कि केंद्रक के अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में केवल क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन नेटवर्क पाया जाता है और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब जैसे हम येली प्रोफेज की बात करते हैं, तो येली प्रोफेज के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियोलस होता है वो तो वैसे बना रहता है, थोड़ा और कंडेंस हो जाता है, और हमारा पास जो क्रोमेटिन था वो किसका फॉर्म लेने लग गई है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करने लग गई है। धीरे धीरे उसमें क्या हो रहा है, डीएनए क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होने लग गया है। जैसे हम लेट प्रोफेज की बात करते हैं, तो लेट प्रोफेज के अंदर क्या होता है, जो अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, और न्यूक्लियोलस जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो यहाँ पे मैंने डॉट डॉट करके डायग्राम में दिखा रखा है, इसका मतलब क्या है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है, खत्म हो रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाए, अब दिखाई नहीं देगी धीरे धीरे, और न्यूक्लियस जो होती है वो भी क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। जो क्रोमोसोम होते हैं, जो क्रोमोसोम बने हैं वो क्या हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे व्यवस्थित हो जाते हैं, और अपना एक वेल डेवलप्ड क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है, और अपने अपने जोड़े में आ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या हो जाता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन भी होने लग जाता है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कौन सी संरचना से होता है, बताइए जरा। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन जो होता है वो सेंट्रियोल से होता है, तारक केंद्रक से होता है। चलिए पढ़ते हैं कि प्रोफेज के अंदर और कौन कौन सी चीजें होती है। तो क्रोमेटिन पदार्थ से जल की हानि होने पर क्रोमेटिन तंतु लंबाई में सिकुड़कर मोटाई में बढ़ते हैं। जो क्रोमेटिन का जो जाल था उसमें से क्या हो जाता है कि H2O बाहर निकल जाता है, और फिर वो अब लंबे होने की बजाय क्या हो जाते हैं, मोटे होते जाते हैं,
जैसे ही मोटे होंगे तो क्या बना लेंगे, क्रोमोसोम फॉर्मेशन कर लेते हैं। इन छोटी व मोटी संरचनाओं को गुणसूत्र कहते हैं। छोटी व मोटी जो संरचनाएं बनती हैं उनको क्या कह सकते हैं, गुणसूत्र कह सकते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र दो अर्ध सूत्रों क्रोमेटिड का बना होता है जो सेंट्रोमियर पर जुड़ा रहता है। जैसे कि हमारे पास ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है इस तरह से, ये इसके ऊपर ये वाली जो भुजा है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड बोलेंगे। और इसके बीच में जहां से जुड़ा हुआ है वहां पर, यहाँ पे एक मोती जैसी संरचना देखने को मिलेगी। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, ये जो संरचना है उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं। तो जो सेंट्रोमियर पर क्या हो जाता है, क्रोमेटिड आगे जुड़ जाते हैं। और क्रोमेटिड जो होते हैं वो आधे आधे गुणसूत्र कहलाते हैं ना, हाफ गुणसूत्र है। एक क्रोमेटिड का मतलब हाफ गुणसूत्र होते हैं। दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से इस प्रकार कुंडलित होते हैं कि उन्हें अलग करना संभव नहीं है। इस प्रकार का कुंडलन प्लेक्टोनेमल कुंडलन, प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग कहलाता है। अगर दोनों क्रोमेटिड इस प्रकार से कुंडलित हो जाए, एक दूसरे से इस तरह से जुड़ जाए कि उनको अब अलग नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी कॉइलिंग को क्या बोला जाता है, प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग कहा जाता है। गुणसूत्र पर कणिका में संरचना दिखाई देने लगती है जिन्हें क्रोमोमियर कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के चारों ओर आधा द्रव्य मैट्रिक्स एकत्रित होने लगता है। केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका धीरे धीरे विघटित होकर अवस्था के अंत में पूर्णतः लुप्त हो जाती है, थोड़ा थोड़ा डिसअपियर होने लगती है और फिर लास्ट में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तर्कोतंतु स्पिंडल फाइबर का निर्माण जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है। अब ये जो तर्कोतंतु होते हैं उनका कंसेप्ट पढ़ते हैं कि तर्कोतंतु क्या चीज होती है। तो हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, एक तारकाई होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। ये जो सेंट्रोसोम होता है इसके बीच में क्या होता है, एक हब लगा हुआ होता है। सॉरी, ये जो सेंट्रोसोम होता है इसके बीच में क्या पाया जाता है, इसका केंद्र पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं। ठीक है, एक हब जैसी संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं। उसका जो केंद्र होता है उसको, और इसके पास में इस तरह से इसका मैट्रिक्स भरा होता है। इस मैट्रिक्स को, इस द्रव्य पदार्थ को क्या बोलते हैं, सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं। अब जितने भी सेंट्रोसोम होते हैं, जितने भी तारकाएं होते हैं, उनके पास अपना तारक केंद्र और सेंट्रोस्फीयर होता है, तारक द्रव्य होता है। तो ये जो क्या करते हैं, इसका जो तारक केंद्र होता है वो क्या हो जाता है, विभाजित होने की क्षमता रखता है। तो तारक केंद्र विभाजित होकर दो पुत्री तारक केंद्रक बना लेता है। अब ये दोनों पुत्री तारक केंद्रक जो होते हैं वो सेल के अपोजिट रो की तरफ पहुंच जाते हैं वृद्धि करते हुए, वृद्धि, और फिर वहां से क्या बनाते हैं, एस्टर रेस बनाते हैं। और ये जो एस्टर रेस होती है वो आगे जाकर क्या बना लेती है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कर देती है ताकि गुणसूत्र उन पर आकर जुड़ सके। ये जो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो एक प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। और एक नलिकाएं होती है सीधी सीधी, और इन नलिकाओं का अगर व्यास पूछा जाए तो कितना होगा, वो 200 से लगाकर 270 तक होता है। 200 से लगाकर 270 तक इनका व्यास देखने को मिलता है। ये जो स्पिंडल फाइबर है इनका निर्माण होता कहाँ से, तो इनका निर्माण जो होता है वो साइटोप्लाज्म से स्टार्ट होता है। साइटोप्लाज्म के द्वारा ही इनका निर्माण किया जाता है। स्पिंडल फाइबर ट्यूबुलिन, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से निर्मित सूक्ष्म नलिकाओं का, ट्यूबुलिन प्रोटीन से निर्मित सूक्ष्म नलिकाओं से बने होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स के बने होते हैं। माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं बहुत सारे, वो किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। सूक्ष्म नलिका सीधी होती है जिनका व्यास 200 से 270 एंगस्ट्रोम होता है। इन सूक्ष्म नलिकाओं का निर्माण कोशिका द्रव्य से होता है। तर्कतंतु जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं इनके, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं कंटिन्यूस, दूसरे होते हैं डिसकंटिन्यूस, सतत और असतत, और तीसरे होते हैं इंटरजोनल, मध्यवर्ती। 3 प्रकार के हमें गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। एक छोटा सा मैं रफ डायग्राम ड्रॉ करती हूँ और उससे समझाने की कोशिश करती हूँ कि तीनों प्रकार के गुणसूत्र किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। देखो ये एक सेल है, ये हमारे पास दूसरी सेल है, और ये हमारे पास एक और सेल है।
तो हम तीनों प्रकार के गुणसूत्रों को बता देंगे। अब यहाँ पर क्या है, सेंट्रियोल है और यहाँ पे भी एक सेंट्रियोल है। ठीक, यहाँ से क्या हो रहा है, गुणसूत्र बन रहे हैं। अगर ये पोल टू पोल हो, इन्हें क्या कह सकते हैं हम, पोल कह सकते हैं। ये पोल टू पोल हो तो उससे हम क्या बोलते हैं, मतलब ध्रुव से ध्रुव तक कंप्लीट हमें स्पिंडल फाइबर देखने को मिले तो उन्हें हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर कहते हैं। यहाँ पर भी एक सेंट्रियोल है, इस जगह पर भी, और इस जगह पर भी सेंट्रियोल है, और यहाँ पर बीच में क्या है, क्रोमोसोम है। ये हमारे क्रोमोसोम आ गए। ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम आ गए। और हमें पता है कि इस क्रोमोसोम के बीच में क्या है, यहाँ पर क्या है, सेंट्रोमियर है। अब इन स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, इस पोल से सेंट्रोमियर तक और सेंट्रोमियर से वापस से पोल तक हो रहा है। पोल से सेंट्रोमियर तक और सेंट्रोमियर से वापस से पोल तक। तो पोल टू सेंट्रोमियर अगर मिलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं किसी और संरचना से जुड़ रहे हैं, बीच में टूट रहा है। उसके बाद हमारे पास और ये आ जाएंगे तारक है, तारक केंद्रक। और यहाँ से क्या होता है कि अब देखना, यहाँ पर क्या होता है, चाहिए क्रोमोसोम थे, ये जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएंगे, अब सेपरेट हो जाएंगे, ऐसे सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद क्या हुआ कि यहां से सेंट्रोमियर से और पोल तक एक स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रखा है ऑलरेडी, और यहाँ बीच में इस जगह पर और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा इनको जोड़ने के लिए। तो इन्हें क्या बोलते हैं, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। इनका निर्माण प्रोफेज में होता है, कंटिन्यूस का, डिसकंटिन्यूस का भी प्रोफेज में होता है, असतत तर्कतंतु का निर्माण भी प्रोफेज अवस्था में होता है, और इंटरजोनल का जो निर्माण होता है वो एनाफेज के अंदर देखने को मिलता है। तो तीन प्रकार के स्पिंडल फाइबर बनते हैं, एक तो होते हैं कंटिन्यूस, दूसरे होते हैं डिसकंटिन्यूस, और तीसरे होते हैं इंटरजोनल। कंटिन्यूस जो होते हैं वो पोल टू पोल होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं वो पोल से सेंट्रोमियर तक होते हैं, और जो हमारे इंटरजोनल होते हैं वो बीच की अवस्था होती है। जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो उनके बीच में जो स्पिंडल फाइबर पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम इसको अच्छे से, आपको समझ में आ गया, अब हम इसको नोट्स में पढ़ लेते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, पहला है सतत तर्कतंतु। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टाइप कौन सा है, सतत तर्कतंतु कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर्स। ये दोनों ध्रुवों के मध्य स्थित होते हैं, पोल टू पोल होते हैं, तथा इनका निर्माण प्रोफेज अवस्था में होता है। ठीक, उसके बाद आता है गुणसूत्रीय तर्कतंतु क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। इनको डिसकंटिन्यूस भी कहा जा सकता है। ये तर्कतंतु ध्रुव तथा गुणसूत्री सेंट्रोमियर के मध्य स्थित होते हैं ना, एक साइड से ध्रुव में होते हैं और ध्रुव से जुड़े होते हैं, पोल से जुड़े होते हैं, और दूसरी साइड से कहां से जुड़े होते हैं, सेंट्रोमियर से, तो उसके मध्य में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी प्रोफेज अवस्था में होता है। अंतरा स्तरीय तर्कतंतु इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर्स, ये उत्तरी गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर के मध्य स्थित होते हैं, अतः इनका निर्माण एनाफेज में होता है। अब बात करते हैं मेटाफेज का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके अलावा वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो होती है वो डिसअपेयर हो जाती है, क्रोमोसोम फॉर्मेशन होता है, तर्कतंतु का निर्माण, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब क्या होता है, मेटाफेज के अंदर आकर क्या होता है, वो इक्वेटोरियल प्लेट पर जो भी गुणसूत्र बने हैं वो बीचों बीच आकर सेट हो जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। उस टाइम पर क्या होता है, इनकी जो भुजाएं होती है क्रोमोसोम की वो कहाँ होती है, ध्रुवों की ओर होती है, और सेंट्रोमियर जो होता है मध्य पट्टिका के बीच में रहता है, और इनके मध्य में जो दोनों ध्रुवों के मध्य में क्या हो जाता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ रहता है। तो इसको हम एक बार
डायग्राम में देखते हैं कि किस तरह से हमें मेटाफेज देखने को मिलती है। तो मेटाफेज की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो बिल्कुल ही डिसअपियर हो चुकी है, क्योंकि वो प्रोफेज के अंत में ही खत्म हो जाती है। मेटाफेज के अंदर देखने को मिलता है हमें कि जो यहाँ पर अगर अपन देखें कि मेटाफेजिक में एक लाइन बनाऊं, यहाँ से ड्रॉ करूं, तो इस लाइन के अंदर देखो हर सेंट्रोमियर जो होता है वो एक ही प्लेट के अकॉर्डिंग आ जाता है। इसी प्लेट को हम एक ही स्तर पे आ जाता है, इसी स्तर को हम क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल प्लेट के नाम से जानते हैं। और इनके बीच में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रखा है, उनको बीच में लगाए रखने के लिए। दोनों प्रकार के स्पिंडल फाइबर देखने को मिलेंगे, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो पूरे जा रहे हैं, जो सेंट्रोमियर से जुड़े हुए नहीं है वो कौन से कंटिन्यूस, और जो सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं उनको कौन सा कहते हैं, डिसकंटिन्यूस कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिलती है। चलिए नोट्स में देखते हैं। मध्य अवस्था मेटाफेज। इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टिका इक्वेटोरियल प्लेट पर व्यवस्थित होने लगते हैं। गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर पट्टिका पर एवं इनकी भुजा ध्रुवों पोल की ओर होती है। दोनों ध्रुवों के मध्य तर्कतंतु स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो जाता है एवं सेंट्रोमियर इन तंतुओं से जुड़ जाते हैं, जैसे हम डायग्राम में देखा वैसे ही। उसके बाद हम बात गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। गुणसूत्र के सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देने के कारण इनका विस्तृत अध्ययन इसी अवस्था में होता है। यहाँ पे गुणसूत्र जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं। फिर बात करते हैं एनाफेज की। तो यह सूत्री विभाजन की सबसे छोटी प्रावस्था होती है। अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटी प्रावस्था की, तो एनाफेज होती है, पश्चावस्था। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाता है, विभाजित हो जाते हैं और दो पुत्री क्रोमोसोम का निर्माण कर लेते हैं, मतलब आधे आधे हो जाते हैं। और इनके बीच में क्या हो जाता है, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है। तंतुओं के अंदर जो होता है पुलिंग और पुशिंग मेथड चलती है, जिससे क्या हो जाता है, ये विपरीत दिशा की ओर चला जाता है। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं उनको पुल करते हैं और उनको पुश भी करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो ध्रुव की तरफ चले। यहाँ बीच से तो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो इनको पुश करते, धक्का देते, और पोल वाले स्पिंडल फाइबर होते हैं वो उनको खींचते, जिससे क्या होता है कि ये अपने ध्रुव की तरफ पहुंचाते हैं। यह सूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है। सेंट्रोमियर का विभाजन होने से दो संतति गुणसूत्र रोटर क्रोमोसोम का निर्माण होता है। तर्कोतंतु में संकुचन होने से गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं, येली एनाफेज के अंदर हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो पुत्री जो क्रोमोसोम के अंदर डिवाइड हो चुके हैं और ध्रुव की ओर गमन कर रहे हैं। सेपरेटिंग ऑफ क्रोमोसोम क्रोमेटिड आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। यहाँ पर क्या हो जाता है, जो सेंट्रोमियर है उसका विभाजन हो जाता है और जो क्रोमोसोम होते हैं विपरीत ध्रुव की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर है वो बने हुए हैं। फिर हम लेट एनाफेज की बात करें तो जो भी अपने क्रोमोसोम थे वो दोनों ही क्या पहुंच चुके हैं, पोल पर पहुंच चुके हैं, और इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टेड स्पिंडल फाइबर या फिर इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रखा है। ये हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि गुणसूत्र जो स्पष्ट कहाँ दिखाई देते हैं, मेटाफेज के अंदर दिखाई देते हैं। अगर उनकी आकृति का अध्ययन करना है तो हमें कहाँ करना पड़ेगा, एनाफेज। एनाफेज के अंदर वी, एल, जे और आई प्रकार के गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। उनकी आकृति हम अच्छे से देख पाते हैं। गुणसूत्रों की आकारिकी VLJI आकृति का अध्ययन इसी अवस्था में करते हैं। इस अवस्था के अंत में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं अंत्य अवस्था टेलोफेज की। तो जैसे ही गुणसूत्र अपने विपरीत ध्रुव पे चले जाएंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो रिपेयर हो जाएगी, और जो अपने गुणसूत्र कंडेंस हो रखे थे वो वापस से क्या हो जाएंगे, क्रोमेटिन का जाल बना लेंगे। इससे क्या होगा कि दो अलग अलग केंद्रकों का फॉर्मेशन हो जाता है। टेलोफेज विपरीत ध्रुवों पर स्थित गुणसूत्र एकत्रित होकर समूह बनाते हैं। केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका पुनः प्रकट होने लगती है। तर्कोतंतु अदृश्य हो जाते हैं। अब तर्कोतंतु की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो विपरीत ध्रुवों पे आ चुके हैं और समूह बना चुके हैं। गुणसूत्र अकुंडलित अनकॉइलिंग होकर पुनः लंबे एवं धागेनुमा हो जाते हैं। अभी मैंने बोला वापस से क्रोमेटिन की जाल बन जाएगी, तो जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, उनमें क्या हो जाएगा, अनकॉइलिंग हो जाएगा। इस अवस्था के अंत में दो संतति केंद्रक डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है और दो अलग अलग संतति केंद्रक का फॉर्मेशन हो जाएगा। अंत्य अवस्था की सभी घटनाएं
एक सेकेंड। अंत्यावस्था की सभी घटनाएं पूर्वावस्था के विपरीत होती हैं। प्रोफेज जो होती है वो टीलोफेज के विपरीत होती है ना। जैसे कि टीलोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं टीलोफेज की, तो टीलोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो होती है वो रीअपियर हो जाती है और जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो अदृश्य हो जाते हैं। यहाँ पर जो धागेनुमा क्रोमेटिन होती है वो कॉइल्ड होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेती है। वहीं टीलोफेज के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं कंडेंस, वो धागेनुमा हो जाता है, क्रोमेटिन के अंदर चेंज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोफेज जो होती है वो टीलोफेज के विपरीत होती है, या फिर टीलोफेज जो होती है वो प्रोफेज के विपरीत होती है। हम टीलोफेज के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर देखो हमें दो पुत्री जो डॉटर न्यूक्लियाई जो है न्यूक्लियस है उनका फॉर्मेशन होते हुआ दिख गया है, और इस तरह से स्पिंडल फाइबर जो भी है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे। अब क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, जो कोशिका का द्रव्य होता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। पर साइटोकाइनेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल्स के अंदर अलग अलग प्रकार की होती है। प्लांट के अंदर सेल प्लेट के द्वारा साइटोकाइनेसिस होती है, और वही एनिमल के अंदर सेल फ्लो के द्वारा साइटोकाइनेसिस देखने को मिलती है। चलिए नोट्स में पढ़ते हैं। अंत्यावस्था के शीघ्र पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस होती है। जैसे ही टीलोफेज होती है, टीलोफेज के जस्ट बाद क्या होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। पादपों एवं जंतु में कोशिका द्रव्य विभाजन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है। साइटोकाइनेसिस की बात करूं तो जैसे कि यहाँ पर देखने को मिला, ये जो साइटोप्लाज्म है वो दो बराबर भागों में डिवाइड हो गया और दो नई संतति सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, कोशिका का डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, नई संतति कोशिका का फॉर्मेशन देखने को हमें मिल जाता है। पादपों में कोशिका द्रव्य विभाजन कोशिका पट्टी विधि सेल प्लेट मेथड द्वारा होता है। सूक्ष्म नलिकाएं एवं कोशिकाएं से उत्पन्न पुट्टिकाएं कोशिका द्रव्य के मध्य में एकत्रित होकर फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण करती हैं। यह संरचना मध्य भाग से बाहर की ओर बढ़ती है तथा कोशिका पट्टी बनाकर दो संतति डॉटर सेल्स का निर्माण कर देती है। जैसे कि हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसको समझेंगे ये लाइनें क्या लिखी हुई। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे गोल्जिकाएं और छोटी छोटी सूक्ष्म नलिका और गोल्जिका की जो पट्टिका होती है वो यहाँ पर आकर इकट्ठी जाती है, मध्य में इकट्ठी जाती है। इनको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। अभी फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण कैसे होता है, इनका निर्माण ऐसे होता है कि ये केंद्र से फिर ध्रुव की ओर बढ़ती है इस तरह से। तो पहले मध्य में बनती है, फिर धीरे धीरे वो बाहर की तरफ बनती है, और ऐसे होकर जो कोशिका द्रव्य जो होता है वो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। और ऑलरेडी हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस जो है वो दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रखा है। इस तरह से आगे जाकर क्या बन जाती है, दो नई कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो होता है प्लांट्स के अंदर। फिर बात करते हैं जंतुओं के अंदर। तो जैसे कि ये सेल है, इसके पास अपना दो न्यूक्लियस है। अब क्या होता है, इसमें सेल फ्लोरोविधि होती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर एक विदलन खांच का फॉर्मेशन होता है, और वो विदलन खांच जो होती है बाहर से अंदर की ओर गति करती है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये गति करती हुई पूरा मिक्स हो जाती है और दो अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन कर देती है। इसे हम कहते हैं सेल फ्लोरोविधि। और फ्रेगमोप्लास्ट के निर्माण से बनती है सेल प्लेट, जिसे हम सेल प्लेट मेथड के नाम से जानते हैं, जो कि प्लांट में पाई जाती है। और एनिमल के अंदर सेल फ्लोरोविधि के मेथड से कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, साइटोकाइनेसिस होती है। जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन संकीर्ण कॉन्स्ट्रक्शन द्वारा होता है। कोशिका भित्ति का अभाव होने के कारण कोशिका की परिधि खांच पेरिफेरल फोरो का निर्माण होता है, फोरो बनता है। परिधि खांच धीरे धीरे अंदर की ओर गहरी होकर कोशिका द्रव्य को दो भागों में बांट देती है। अतः पादपों में अपकेंद्री सेंट्रीफ्यूगल एवं जंतुओं में अधिकेंद्री सेंट्रीपिटल प्रकार का कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। पादपों में क्या होता है, प्लांट्स के अंदर कैसे देखने को मिलता है, देखो पी से एफ बनाया जा सकता है ना, पी से एफ बनाया, ये पी है, यहाँ से डंडा खींचो और ये वाला जो डंडा है उसको मिटा दो,
तो क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा। तो पी से एफ बनाया जा सकता है, इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल होती है, केंद्र से बाहर की ओर होती है। जबकि प्लांट जो होते हैं उनके अंदर कैसा होता है, सेंट्रीपिटल होता है। जो जंतु होती है उनके अंदर कैसा होता है, सेंट्रीपिटल होता है, मतलब बाहर से अंदर की ओर जो होता है सेल्फ का फॉर्मेशन होता है। तो प्लांट पूछा जाए तो सेंट्रीफ्यूगल बताना है, और एनिमल के अंदर पूछा जाए कोशिका द्रव्य विभाजन तो वो कैसा होता है, सेंट्रीपिटल होता है। उल्टा करना है ना, पी से पी को नहीं मिलाना होता है। उसका सिग्निफिकेशन क्या होता है, समसूत्री विभाजन का यहाँ से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पार्ट ए के अंदर छोटा भी पूछ लिया जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के समान रहती है। मतलब अगर हमें किसी का भी क्लोन बनाना है तो समसूत्री विभाजन, क्योंकि उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होगी वो बराबर रहेगी। अतः एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक स्थिरता बनी रहती है। सूत्रीय विभाजन द्वारा जीवों में आकार की वृद्धि होती है। एक कोशिकीय जीवों में सूत्रीय विभाजन जनन का साधन होता है। अगर कोई एक कोशिकीय जीव है तो उसके अंदर समसूत्रीय विभाजन ही उसके रिप्रोडक्शन का साधन होता है। गायों पाउंड्स के बढ़ने तथा पुनरुत्भवन रीजनरेशन में सहायक होता है। अगर हमें कहीं चोट लग गई है तो चोट जो होती है वो किससे बढ़ती है, समसूत्रीय विभाजन के द्वारा ही बढ़ती है। और पुनरुत्भवन की क्षमता, कि हमारा कोई अंग कट जाए, किसी भी जीव का कोई अंग कट जाए और वापस से रीजनरेट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन या पुनरुत्भवन कहते हैं। तो वो भी किसके द्वारा होता है, सेल डिवीजन के थ्रू ही होता है। और कौन सा सेल डिवीजन, माइटोसिस के द्वारा होता है। आज के क्लास में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, आज की क्लास बस इतनी ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।